बीजेपी का पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नेतृत्व एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर आदित्यनाथ ने मारा, क्योंकि सब जानते हैं ये नेतृत्व इस देश का सबसे बड़े प्रांत से आता है और वो उत्तर प्रदेश है। रणदीप सुरजेवाला बताएं कि मुसलमानों के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो जाता है। आज कहां से याद आ गया ब्राह्मण हिंदू, ये वोट के खातिर ये किसी भी कीमत पर अपने चेहरे को बदल सकते हैं गिरगिट से जान। अदानी जी के बारे में सोचिए, 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ पैसा आता है, और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी जैसे घुस रहा है, उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में से तूफान जैसे पैसा निकलता जा रहा है। हरियाणा में कुछ भी कहें तय है, साफ है कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। ये एक भयंकर तूफान है बीजेपी के खिलाफ। 10 सालों में किसानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? नौजवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? जवानों की, पहलवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? महिलाओं की सुनवाई क्यों नहीं की? 2 MSP है, 24 आपके जो उपज है उन पे दे रहे हैं, इनमें से तो 10 आप उगाते ही नहीं है। यहाँ आपके साथ विश्वासघात हुआ। आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना पड़ेगा। उनको मार कर उसके बाद उनकी राजनीतिक जो मार है उसके बाद फिर आदित्यनाथ का कद बढ़ा। हरियाणा के मुद्दे हैं जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। जवानों के साथ नाइंसाफी हुई है, किसानों के साथ नाइंसाफी हुई है और पहलवानों के खिलाफ भेदभाव हुआ है। तो हमारा नारा हरियाणा में जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। तो जात की बात है, सियासी बिसात है। हरियाणा के जंग में अब बात जात की हो रही है, जात की। कल तक बात दलित की थी, अब बात ब्राह्मण की हो रही है। राहुल गांधी ने आज गरीब किसानों के मुद्दे पर बीजेपी पर सियासी हमला बोला, तो प्रियंका गांधी ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया। लेकिन जोरदार सियासत जात पर हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के नेता जो खुद मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी कर रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला, उनका एक बयान आया है और उस बयान के बाद एक नया सियासी संग्राम छिड़ गया है। सुरजेवाला ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को मारकर योगी का कद बढ़ा है। अब चुनाव हरियाणा में और जिक्र योगी का, और वो भी ब्राह्मण जात का जिक्र करते हुए। अब बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी? बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया, यह कहते हुए कि मुसलमानों के लिए जान देने वाली कांग्रेस को चुनाव से ऐन पहले ब्राह्मण कैसे याद आ रहे हैं। वैसे आप कह सकते हैं, एक कहावत भी है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। अब यही बात कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर सुरजेवाला ने जो ब्राह्मण सियासत का कुनबा जोड़ने की कोशिश की है, वो मुद्दा क्या वाकई में कांग्रेस को ब्राह्मणों का वोट दिला पाएगा? वैसे आंकड़े हैं और आंकड़ों की सियासत भी है, और वो आंकड़े सियासत से सुरजेवाला के बयान से कुछ जुदा है, क्योंकि सुरजेवाला कह रहे हैं कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ। लेकिन इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ 5 ब्राह्मणों को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने 11 ब्राह्मणों को उम्मीदवार बनाया है। यह मसला ब्राह्मणों पर अत्याचार के बीच छिड़ी उस सियासी जंग से है जिसमें एक तस्वीर राहुल गांधी की यह भी वायरल हो रही है, जो आप देख रहे हैं। शैलजा एक तरफ, हुड्डा एक तरफ, और बीच में राहुल गांधी हाथ मिलाते हुए, दोनों का।
मगर सुरजेवाला का जो ब्राह्मण कार्ड है उससे सियासत में एक पैगाम गया है। ये देखिए, यूपी में आदित्यनाथ का कद बड़ा रखने के लिए ब्राह्मण समाज की राजनीतिक हत्या की गई। ये बात सुरजेवाला कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं यूपी प्रदेश की योगी सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न कर हर जिले की कहानी है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो पदों पर बैठे हैं वो हमेशा ब्राह्मण समाज का अपमान करते रहे। सुरजेवाला, अब सुरजेवाला के जो सुर हैं ब्राह्मण कार्ड को लेकर, उसे भी हमें समझना होगा। आंकड़े क्या तस्दीक करते हैं? आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में 8% ब्राह्मण वोटर है और बीजेपी ने ब्राह्मणों को 11 टिकट दिए, जैसे हमने आपको पहले बताया, और कांग्रेस ने महज 5 टिकट दिए हैं ब्राह्मणों को। यही कटाक्ष अब बीजेपी कर रही है कि आपने टिकट क्यों दिए। लेकिन इसके साथ साथ, क्योंकि ब्राह्मण अलग और जाट वाली सियासत अलग है, हरियाणा में 9% के आसपास जो है पंजाबी वोटर है, जबकि जाटों को उम्मीदवार बनाने वाली जहां तक बात है तो बीजेपी ने 15 और कांग्रेस ने 28 उम्मीदवार, यानी कि कांग्रेस ने जाट सियासत पर ज्यादा भरोसा जताया। क्योंकि किसानी भी एक मुद्दा है। 25 लाख के आसपास किसान है तो 70% आबादी खेती से ही जुड़ी हुई है और हरियाणा में 35 सीटों पर किसान बहुल शक्ति आप कह सकते हैं, वोट की शक्ति, जबकि जवानों का जिक्र यहां पर जरूरी हो जाता है क्योंकि हर 10 में से 1 हरियाणा का ही फौजी माना जाता है। और 2019 के विधानसभा चुनाव में 6 पूर्व सैनिकों ने चुनाव लड़े थे और इस बार भी 4 पूर्व सैनिक चुनाव लड़ रहे हैं। और हरियाणा में दलित फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 21% के आसपास आबादी और 17 सीटें रिजर्व हैं, और जबकि जाटों के बाद सबसे ज्यादा दलित 40 सीटों पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए सिर्फ एक फैक्टर नहीं है यहां, क्योंकि हरियाणा में कुल 90 सीटों में भले ही 46 का बहुमत हो, लेकिन यहां पर 17 सीटें एसटी भी हैं। तो यह सियासी गणित है, सियासी खेल है, और यही आंकड़े तस्दीक करते हैं कि इस बार हरियाणा की जंग दिलचस्प है। भले ही कांग्रेस कहे कि हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी हार मानने को तैयार नहीं है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। के बारे में सोचिए, 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ पैसा आता है, और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी जैसे घुस रहा है, उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में से तूफान जैसे पैसा निकलता जा रहा है। पापा 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 वापस आओ। पापा मुस्कुरा रहा है, मैंने देखा। ये मुस्कुराना नहीं चाहता, ये रोना चाहता है, क्योंकि उसके जेब में से हर रोज पैसा निकाला जाता है। आ गया बीजेपी का पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नेतृत्व। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर आदित्यनाथ ने मारा, क्योंकि सब जानते हैं ये नेतृत्व इस देश का सबसे बड़े प्रांत से आता है और वो उत्तर प्रदेश है। इसलिए अगर आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना पड़ेगा। उनको मारकर उसके बाद उनकी राजनीतिक जो मार है, उसके बाद फिर आदित्यनाथ का कद बढ़ा होगा। रणदीप सुरजेवाला बताएं कि मुसलमानों के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज कहां से याद आ गया ब्राह्मण हिंदू, ये वोट के खातिर ये किसी भी कीमत पर अपने चेहरे को बदल सकते हैं गिरगिट से जाकर। हरियाणा में कुछ भी कहें, तय है, साफ है कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। ये एक भयंकर तूफान है बीजेपी के खिलाफ। और क्या मुद्दे हैं हरियाणा में? हरियाणा के मुद्दे हैं जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। जवानों के साथ नाइंसाफी हुई है, किसानों के साथ नाइंसाफी हुई है और पहलवानों के खिलाफ भेदभाव हुआ है। तो हमारा नारा हरियाणा में जय जवान, जय किसान, जय पहलवान, और बिल्कुल साफ है। एमएसपी की बात होती है, हमने क्या कहा? एमएसपी की कानूनी गारंटी दीजिए। किसान संगठन मांग रहे हैं, उनका 3 साल से आंदोलन चला, 700 किसान शहीद हुए।
तो चलिए सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। संदीप दुबे जी बीजेपी का चेहरा है, वरुण मिश्रा जी कांग्रेस का चेहरा है, अशोक कुमार तिवारी जी समाजवादी पार्टी का चेहरा है और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस कार्यक्रम का हिस्सा है रजा साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वरुण मिश्रा जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है वरुण जी? हाँ बिल्कुल, आपको आ रही मेरी? जी बिल्कुल वरुण जी। वरुण जी, ये जाति नहीं है, है ना? चुनाव में तो पकड़ पकड़ कर जात पूछते हो आप लोग। मैं एक बात समझना चाह रहा था कि चुनाव हरियाणा का और याद आ रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री और बात ब्राह्मणों की हो रही है जी। समझ में नहीं आया वरुण जी। देखिए, समझ में आने की कोई बड़ी बात नहीं है। यूपी के ब्राह्मणों पर निसंदेह जो अत्याचार योगी आदित्यनाथ की सरकार में हो रहा है ये किसी नहीं, पूरा देश जानता है इस बात को। और जब योगी जी बाहर जाकर भाषण देते हैं तो फिर प्रासंगिक हो जाती है तो उनके अपने राज्य में क्या हो रहा है। नहीं, मैं इतना जानना चाह रहा हूं, चुनाव हरियाणा में हो रहा है, यूपी के सीएम क्यों याद आ रहे हैं आपको? नहीं, इसलिए याद आ, यूपी के सीएम बाहर जाकर हरियाणा जाकर जम्मू कश्मीर जाकर जब सबको साधने की बात करते हैं तो उनको उनके गिरबान में झकवाना जरूरी इसलिए हो जाता है कि उत्तर प्रदेश उनका अपना स्टेट है और यहाँ का ब्राह्मण उनके बेइंतहा अत्याचार से। नहीं, कैसे साबित करेंगे कि ये ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रहे हैं? थोड़ा अगर विस्तार से समझा पाए, क्योंकि मिश्रा जी आप तो खैर खुद ब्राह्मण है तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए, हाँ मैं ब्राह्मण हूँ, मैं रोज इस समस्या से दो चार होता हूँ। पता नहीं बीजेपी के ब्राह्मण बंधु होते हैं कि नहीं होते हैं। आज वो राकेश द्विवेदी जी प्रवक्ता नहीं है बीजेपी के, अभी कुछ दिन पहले उनको एक दरोगा ने, मैं जात पात पर सियासत और ये सब समझता हूँ। दुबे जी हैं, समझ रहे हैं ना? दुबे जी हैं और तिवारी जी भी हैं, नहीं और मिश्रा जी भी हैं। एक में अपनी बात पूरी करिए। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय थे, उनके साथ किसी थाना अध्यक्ष ने बदतमीजी की थी, उनको लिख के देना पड़ा था कि या तो मुझे कहिए या तो वरना मैं इस्तीफा दे दूंगा। ब्राह्मणों को इज्जत बचानी बहुत दुश्वार है इस सरकार में। अच्छा, तो फिर जब ब्राह्मणों के लिए इतना दिन पसीज रहा है तो हरियाणा में आपने महज 5 ब्राह्मणों को टिकट दिए और बीजेपी ने 11। टिकट देना ना देना किसी के मान सम्मान से जुड़ी बात नहीं होती है। अच्छा, इससे कोई मान सम्मान नहीं जुड़ा हुआ। देखिए मेरी बात सुनिए। योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह की सरकार चलाते हैं वहां उनकी जाति का अगर कोई आदमी होता है तो उसके ऊपर पूरी मेहरबानी रखी जाती है और किसी जाति विशेष को, उनकी जाति को छोड़कर, चाहे वो अपराधी ही हो, जब उस पर कोई बात आती है तो योगी जी जो है बुलडोजर चलवा देते हैं। वरुण जी मुद्दे हरियाणा के खत्म हो गए, आते ही योगी जी का हरियाणा के मुद्दे खत्म हो गए कि आप लोगों को जाति जाति सूझ रही है। इंदिरा गांधी से क्यों नहीं सीखे आप लोग? बड़ी बड़ी बातें करने लगे योगी जी, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे पूरे देश में घूम घूम के। तो योगी जी को उनके गिरबान में झकवाना जरूरी था, इसलिए सुरजेवाला जी ने ये बात कही है। मैं इससे 100% सहमत हूँ। और आपने देखा भी होगा कि इसके पहले किस तरह से ब्राह्मणों पर अत्याचार हुए। सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड रहा हो, मेरठ का आनंद पांडे हत्याकांड रहा हो, प्रयागराज के त्रिपाठी जी की हत्या रखो, विजय मिश्रा विधायक जी का हाथ रहा हो। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ये साफ साफ जाहिर होता है जब मुख्यमंत्री जी की जांच कभी एनकाउंटर होता है तो कहते हो कि अब सेंटर का एनकाउंटर हो रहा है। और जब उनको कोई दूसरा, ये जात, हर बात पे जात कैसे ले आता? मैं वरुण जी एक बात समझना चाह रहा हूं। हरियाणा का चुनाव है, आपको तो सैनी साहब, खट्टर साहब, उनके किए हुए काम और अपने आने वाले एजेंडे को क्लियर करना चाहिए। आप ब्राह्मणों वाला एजेंडा क्यों उठा रहे हैं? आप कह रहे हो ना विकास पर बात करो, विकास पर चर्चा करो। अरे आप बीजेपी वाले से पूछे ना योगी जी क्या कर रहे हैं वहाँ। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव थोड़ी है तो योगी जी वहाँ गए। योगी जी क्यों जाते हैं हरियाणा? योगी जी क्यों जाते हैं जम्मू कश्मीर? बीजेपी नहीं जाना चाहिए, उनको कह देना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अगर जाएंगे तो उनके अपने स्टेट पर सवाल नहीं होगा। तो यानी मानते हैं कि योगी का असर है? यानी आप मान रहे हो कि योगी का असर है? तो लोग मुझसे सुल्तानपुर पर सवाल नहीं करेंगे। यानी आप मान रहे हो कि योगी का असर है? नहीं, असर कुछ नहीं है। हाँ। जो गलत बातें बोलते हैं उसका खंडन भी जरूरी है। अच्छा, खंडन जरूरी है। संदीप दुबे जी, कानून व्यवस्था, संदीप दुबे जी, ओके, तो उनको दिखाना भी पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा का क्या हाल है। ओके वरुण जी, ओके, आपकी बात आ गई। एक संदीप दुबे जी, आपने कहा ना, संदीप दुबे जी उन्होंने कहा कि यूपी के ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। एक मिनट वरुण जी आपकी बात आ गई ना। अत्याचार पर योगी बात नहीं करते, अपराधीकरण पर बात नहीं करते, बढ़ती हुई समस्याओं पर बात नहीं करते। योगी क्या बात करते हैं? वरुण जी, योगी क्या बात करेंगे? आवाज आ रही है?
योगी कभी भी जमीनी मुद्दों वरुण की बात जी नहीं। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? मैं आपका ऑडियो म्यूट नहीं करूंगा वरना आप लोग कहोगे कि विपक्ष की आवाज दबा दी। मैं चाह रहा हूं, एक मिनट, आपने क्योंकि बात रख ली है अपनी। अब संदीप दुबे जी, हाँ, दुबे जी, मिश्रा जी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों पर यूपी में अत्याचार हो रहा है, किसी ब्राह्मण से पूछ लो। तिलक जी, दुबे जी, हो रहा है क्या? मैं बता रहा हूं तिलक जी, बात ब्राह्मण ठाकुर यादव की नहीं है, बात है मानसिकता की। कांग्रेस की मानसिकता इस देश को जातियों के बांटकर करने की जो राजनीति थी वो पिट चुकी है। दोबारा वही प्रयोग बार बार हर जगह करते हैं। बात हरियाणा की है तो मैं बता दूं, हरियाणा में अब जो कांग्रेस है ना 9 में ना 13 में है, अब उसको जातियों को जोड़ने की जरूरत आप नहीं करते जातियों की बात? नहीं, मैं जातियों की बात नहीं करता। नहीं, बीजेपी जातियों की बात नहीं करती। बात हम मानसिकता की करते हैं। नहीं, आप भारतीय जातियों की जनता बात नहीं पार्टी करते, का सच कोई में। भी नेता इस देश में राष्ट्रवाद की बात करता है, मानसिकता की बात करता है, और हम सबको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। इसलिए बदलनी पड़ेगी कि ये जातियां जो है एक धोखा है। कांग्रेस ने हमेशा हर वर्ग के लोगों को धोखा देने के अलावा क्या किया? याद करिए, जब इनके जमाने में चुनाव होते थे तो बूथ कैप्चरिंग होता था। याद करिए, हिमाचल में ये इन्होंने इतना बंदरबाट किया कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति क्या है। याद करिए, जनता के बीच जाके ये जो वादे कर रहे हैं, ये भाषण दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनके बातों का कोई आधार ही नहीं है। नेता विहीन कांग्रेस आज दूसरे राजनीतिक दलों के जो अच्छे अच्छे नेतृत्व है, नेता है, उनको कोसने के अलावा इनके पास और क्या काम? दुबे जी, आप कह रहे हो आप जातियों की बात नहीं करते, आप तो राष्ट्रपति की भी जात बता देते हो, प्रधानमंत्री की भी बता देते हो, अपने द्वारा चुने हुए मंत्रियों के पोस्टर लगाते हुए बताते हो कि ये इस जात का है, और जब कुमारी शैलजा का जिक्र आता है तो आप कहते हो कि नहीं ये दलितों का अपमान कर रहे हैं। तो फिर जातियों की सियासत आप नहीं करते? चावला जी, एक फिल्म की डायलॉग की लोहा ही लोहे को काटता है ना? जब विपक्ष इतनी घिनौनी हरकत पे हो और समाज को जातियों पे इतने निम्न स्तर तक बांट रखा हो कि हिंदुओं के हजारों जातियों गिनाता हो, मुस्लिम भाइयों के हजारों जातियां गिनाता हो, सिख भाई, ईसाई भाई को अलग अलग बांट के देखता हो, इनसे लड़ने का आप उपाय समाज में स्थिरता पैदा करते हो, समाज के विरोध में समाज के युवाओं को खड़ा करते हो, मानसिकताओं को गलत तरीके से राष्ट्र विरोधी मानसिकता अपनाने पे युवाओं को, नई पीढ़ी को विवश करते हो, इनसे लड़ने का एक उपाय बता दीजिए। दुबे जी, आपने कहा कि भैया लोहे लोहे को काटता है इसलिए हम ये जातिगत सम्मेलन हमने इनसे बड़ी लकीर खींची है। हमने लकीर खींचा है कि हर समाज को इकट्ठा किया है। आज पूरे देश में इनको चिढ़ किस बात की है योगी आदित्यनाथ जी से? क्योंकि हर वर्ग के लोग योगी जी को प्रेम करते हैं, हर वर्ग के लोग उनमें अपना भविष्य का सपना बुनते हैं, हर वर्ग के लोग चाहे वो किसी जाति धर्म के हो, योगी जी को अपना आदर्श मानते हैं। आज महिला अपराध हो, आज कोई भी अपराध हो, आपको कह रहे थे, मानिए बीजेपी के जो चाटुकार ब्राह्मण है वो मानते हैं, बाकी सब जानते हैं ब्राह्मणों की क्या दुर्दशा उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार में हुआ। भैया आप वरुण जी, अब आप हमें चाटुकार बना देंगे और आप सबसे अच्छे इंसान हैं। हम सब अच्छे कर्म करें ना, अपना अपना कर्म करें। किसने रोक रखा है आपको बंदूक उठाने के लिए? किसी ने थोड़ी कहा है कि बंदूक उठाओ? आप गुंडई करो, गुंडई कोई भी करेगा, उत्तर प्रदेश में उसकी गुंडई नहीं चलेगी, ये सबका बात है। योगी आदित्यनाथ के बारे में भी सब जानते हैं, योगी आदित्यनाथ जिस मत से है उसके बारे में भी सब जानते हैं, तो बेहतर ये होगा कि योगी आदित्यनाथ। वरुण जी, आप बुराई प्लीज वरुण जी, क्या जानते हैं आप मठ के बारे में? युवाओं को क्या जानते हैं आप मठ के बारे में? एक मिनट दुबे जी, प्लीज एक मिनट। क्या जानते हैं वरुण जी मठ के बारे में? योगी आदित्यनाथ क्या जानते हैं? जिस संप्रदाय से आते हैं वो उसका एक ही काम है, गोरखपुर में जिस तरह से ब्राह्मणों पर लगातार अत्याचार योगी आदित्यनाथ के जमाने में। आपने कहा मठ के बारे में सब जानते, क्या जानते हैं बताइए? आंकड़े निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वरुण मिश्रा जी, आप बताइए क्या जानते हैं आप? गोरखपुर की क्या जानते हैं मठ के बारे में? और वही मानसिकता अब जो है पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है। वरुण जी, क्या जानते हैं मठ के बारे में? मैं ये पूछा आपसे, आप कह रहे हो ना कि सब जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए? मैं नहीं जानता। आते हैं उस मठ पे हमेशा मठाधीश छत्री ही बनता है,
उनकी जाति का भी बनता है, कोई ब्राह्मण कभी उस मठ का मठाधीश नहीं बन पाया, ये सब जानते हैं। और अब चूंकि उस मठ से निकलकर मुख्यमंत्री मठाधीश की प्रक्रिया जानते हैं अभी ना उस सर? मठ की मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पाए, अभी वो मठ की तरह ही उत्तर प्रदेश को भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गजब की सियासत है, ये गजब की सियासत और गजब की थ्योरी दे रहे हैं। तो ब्राह्मण राजनीति की हसीयत तो करा जाएगा। एक मिनट, साधुवाद कांग्रेस ऐसे लेकिन उससे पहले तिवारी जी का ऑडियो है। तिवारी जी काम करें, आप उनके साथ हो जो कभी ब्राह्मणों को गाली देते थे, तिवारी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, लड़ाई करने में तो कोई दिक्कत नहीं। तिवारी जी एक मिनट, तिवारी जी सिर्फ तिवारी जी का ऑडियो रहेगा, एक मिनट, सबका ऑडियो नीचे प्लीज, सबका। तिवारी जी, वो आप बोल रहे हो कि हरियाणा में आपको कोई, तिवारी जी एक छोटी सी जानकारी चाह रहा था। आपके हाथ से निकल गया, हरियाणा में कोई वोट ये नहीं मिल रहा कांग्रेस को। एक मिनट दुबे जी प्लीज, दुबे जी एक मिनट। तिवारी जी एक छोटी सी जानकारी चाह रहा था। सारा मेला लगा हुआ है हरियाणा में, सारे बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी। ये अखिलेश यादव कई रैली करने गए कि नहीं हरियाणा में? जी नहीं जी नहीं गए कि नहीं? देखिए अभी संपूर्ण जानकारी एक ठीक से नहीं है, लेकिन चुनाव चल रहा है तो चुनाव में हमारा फरमान जारी है। हमारे कार्यकर्ता वहां पर चुनाव में कार्य कर रहे हैं और सभी नहीं, आप लोग टिकट मांग रहे थे, मैं तभी पूछ रहा हूँ। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ना, तो राहुल जी के साथ हाथ में हाथ डाल के फोटो भी खिंचवाते, तो मैं तभी पूछ रहा हूँ गए कि नहीं हरियाणा में? समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हरियाणा के चुनाव में संलग्न है और कांग्रेस के साथ है जी। नहीं नारों से नहीं, मैं कह रहा हूं कि भले कितने भी कार्यकर्ता हों, अखिलेश यादव जी जाते तो कांग्रेस को मजबूती मिलती कि नहीं मिलती सर? बिल्कुल क्यों नहीं जा रहे हो? नहीं, सच्चाई है, मैं बता रहा हूँ उनके पास और भी कार्य है। और वो जम्मू कश्मीर का भी चुनाव है, हाँ, और तमाम कार्य है। तो हरियाणा जरूरी नहीं है, इंडिया गठबंधन जरूरी नहीं है? हमारे लिए सब जरूरी है। सवाल इस बात का आज का टॉपिक जो आपका है सुरजेवाला जी पर घुमा दिया तिवारी जी, आज का जो टॉपिक रखा है आपने, तिवारी जी घुमा दिया आपने। उस टॉपिक में मैं कहना चाहूंगा, तिलक जी स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा आज के टॉपिक पर, इस सुरजेवाला जी ने भाजपा की और खास तौर से योगी आदित्यनाथ जी के दुखती रग पर हाथ रख दिया है। दुखती रग, योगी बाबा की दुखती रग है ये। गोरखपुर का इतिहास आप उठा लीजिए, मुख्यमंत्री नहीं थे जब ये, तब का इतिहास उठा लीजिए, रक्त रंजित इतिहास रहा है। मठ के द्वारा और बाहर के द्वारा जो कुछ भी रहा है, रक्त रंजित इतिहास रहा है। और जो ब्राह्मण कहा था और कौन कहा था, ये पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है, और इतिहास जानने वाले जानते हैं। सच्चाई छिपी नहीं रहती है। तिवारी जी एक मिनट बेटी चला दी गई थी तिवारी जी, कानपुर में डॉक्टर का फंड कर दिया गया था। तिवारी जी छिपा हुआ कुछ नहीं है। तिवारी जी दिल पर हाथ रखिएगा, अभी पता चल जाएगा कितने बड़े ब्राह्मण हैं आप। ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो कर रहे थे, समर्थन करते हैं उसका? वो बात छोड़ दीजिए आप। नहीं, क्यों छोड़ दूं? मतलब नहीं था। क्यों छोड़ दूं? आज आपका आना ना, आप ब्राह्मण कर रहे हो तो तब दिल नहीं पसीजा था आपका? तब खड़े होकर अशोक तिवारी जी बोले थे कि ये ब्राह्मणों का अपमान कर रहा है, इसको पार्टी से बाहर निकालो। उनके साथ कोई नहीं था पार्टी में। उनके साथ वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे और उसके एक समर्थन में आप खड़े थे, उनके समर्थन में आप खड़े थे। एक बयान दिखाइए जब तिवारी जी ने खुलकर कहा हो कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का, मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं उनके बयान से असहमत हूं और कहीं समर्थन नहीं करता। आप जात पात की सियासत कर रहे हो, आपने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक बयान नहीं दिया, आपका हड़प रुक गया। आपसे चले से कहा मैंने कि उनके अपने बयान है, अपने बयान, अपने बयान। आपने एक बार भी बोला कि मैं माननीय अखिलेश यादव से मांग करता हूं कि इस व्यक्ति को पार्टी से बाहर निकालो, ने ब्राह्मणों का अपमान किया। खुद ही उनको हल्के में लिया सर, हल्के में नहीं लिया, जितना बर्बाद करना था आपकी पार्टी को बर्बाद करके चले गए। कभी गंभीर नहीं लिया उनको। आदरणीय अखिलेश यादव जी और सनातन धर्म का और सभी धर्मों का सम्मान सम्मान करते हैं। तिवारी जी इसलिए कहता हूं सर, कथनी और करनी में फर्क होता है। अब जब स्वामी प्रसाद मौर्य ब्राह्मणों का अपमान कर रहे थे, तब वहां आप बैठ के ताली बजा रहे थे। कभी ताली बजा रहे थे जी, हमने कभी समर्थन नहीं किया। समर्थन नहीं किया तो वो पार्टी में रहे कैसे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समर्थन नहीं किया कभी।
उनका बयान अलग थलग पड़ गया था, वो पार्टी में अलग थलग पड़ गए थे। जी तिवारी जी, आप भी जानते और हम भी जानते हैं, है ना, सब और जानते, सबने देखा योगी जी के ऊपर जो बयान दिया है सुरजेवाला जी ने, उस पर उनकी दुखती रंग गिर गई है। ठीक, दुबे जी जवाब देना चाह रहे हैं। दुबे जी पहले आप, फिर उसके बाद मैं रजा साहब के पास, पूरा वक्त रजा साहब को। देखिए तिलक जी, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण जो कर रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ उन्होंने ब्राह्मणों के लिए किया क्या है? ब्राह्मण विहीन उत्तर प्रदेश कर दिया कांग्रेस ने, ब्राह्मण विहीन उत्तर प्रदेश कर दिया समाजवादी पार्टी ने, ब्राह्मण विहीन उत्तर प्रदेश कर दिया बसपा के लोगों ने, और जातियों की राजनीति में कभी ब्राह्मण को बढ़ा नहीं। ये लोग ब्राह्मण ब्राह्मण करके ब्राह्मण के कद को छोटा कर रहे हैं हर जगह। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण जिस विषय पे चर्चा हो रही है, अब समझ में आ गया कि हरियाणा में ब्राह्मणों ने हमारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को भी टेढ़ा दिखा दिया है। अब इनको ब्राह्मण याद आते हैं। जब मुस्लिम इनका साथ हो जाएगा तो मुस्लिम याद आते हैं कि मुसलमान भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब ब्राह्मण भाई भी नहीं है तो ब्राह्मण भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो जो नफरत की राजनीति बोगे, जाति की राजनीति बोगे, ये फसल इस देश से अब कटने वाला नहीं है। ये जात पात से ऊपर उठ के समाज बना है, उसका निर्माण हुआ है और वो समाज चल चुका है। बाहर अपनी नई इमारत लिख रहा है। और रही बात योगी के बारे में, अशोक जी आपने बोला, मैंने कभी अभिनेत्री के बारे में नहीं कहा, राजनीतिक दल के नेता के बारे में नहीं किया। आप पढ़े लिखे लोगों व्यक्तिगत आरोप लगाना, अरे नई बातें रखना, ये समाज के लिए चिंता भी पैदा करता है। और आज जो भारत का समाज है, योगी आदित्यनाथ ने अपना भविष्य देखता है। एक मिनट, लड़ने के बजाय रजा साहब रहेंगे, आप अपने अंदर सुधार करिए, कांग्रेस के लोग अपने अंदर सुधार करें, समाजवादी पार्टी के लोग अपने अंदर सुधार करें, अपनी बात अब रही बात कांग्रेस कहा भाई उत्तर प्रदेश में, और इतनी अगर कांग्रेस ब्राह्मणों की ऐसी है तो सारे ब्राह्मण कांग्रेस के साथ चले गए होते। इतनी हितैषी है हरियाणा में, तो ब्राह्मण कभी हरियाणा में कांग्रेस जाती नहीं। आज दिक्कत है तिलक चावला जी, इनके पास ना जाति बची, न इनके पास वो मुस्लिम भाई भी चले गए इनको छोड़ के, कोई बचा ही नहीं और कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। तो आज कांग्रेस उन लोगों को सगा बनाने की कोशिश कर रही है, इनको पहले ही ठग चुकी है। अच्छा, तो कांग्रेस के बहकाव में कोई नहीं आ रहा। और हरियाणा के अंदर सरकार बनने जा रही भारतीय जनता पार्टी। आप कह रहे हो, और मैं तो कहूँगा योगी जी से अभी और डरने की लोगों को जरूरत है। और डरो और डरो और डरो और बुराई करो, इतनी बुराई करोगे इस देश का जो समाज है अभी इकट्ठा हुआ है, वो तुम्हारे बुराई से टूटने वाला नहीं। रजा साहब जी, ये जो सुरजेवाला ने बयान दिया हरियाणा के चुनाव के भीतर, इसके क्या सियासी मायने हैं? ये तो कह रहे थे जय जवान जय किसान जय पहलवान, अब ये जात कहां से आ गई? देखिए सर फोन पास ले आएंगे तो आपका ऑडियो परफेक्ट आएगा। हेलो जी, आवाज आ रही है? बोलिए रजा साहब। आवाज आ रही है जी, फोन पास ले आइएगा बस उसी। तो ये हरियाणा में जो पेंशन है ना, रजा साहब आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा कनेक्ट करा रहा हूँ प्लीज। आ रही है? जी आप बोलिए सर। हेलो जी बोलिए सर, बोलिए, आप बोलिए। आवाज आ रही है? बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, आप बोलिए। हेलो हेलो रजा साहब बोलिए, आपका ऑडियो आ रहा है सर। आवाज आ रही है? जी सर बोलिए, बोलिए सर। बोलिए, पूरी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, आप बोले तो। ऐसा है हरियाणा के में जो आप देखिए कि वोट का परसेंटेज है, वो वहाँ ओबीसी जो है 30% है, जाट जो है 22% है। हाँ। रजा साहब ऑडियो में दिक्कत आ रही, मैं दोबारा से कनेक्ट करवा रहा हूं आपको। मैं एक संदीप दुबे जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है, कहते हैं ना फोटो ऑफ द डे, कुछ भी कह लीजिए, उस टाइप का मामला। सुरजेवाला के बयान के इतर एक तस्वीर राहुल गांधी की बहुत वायरल हो रही है।
राहुल गांधी की वो तस्वीर जिसमें एक तरफ शैलजा है और दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए आपने। दुबे जी, आप लोग कह रहे थे कि भाई ये आपस में इनकी बन नहीं रही, अब हुड्डा और शैलजा दोनों का ये रणनीति बड़ी जबरदस्त दिखाई दे रही है। जिस मुद्दे को आप उठा रहे हैं उसी मुद्दे का जवाब राहुल गांधी मंच से दे रहे हैं, संदेश देने की कोशिश। दोनों नेता एक साथ। तिलक जी देखिए, अब एक मिनट आप दुबे जी को ले आइए। दुबे जी, आप कैसे तोड़ोगे इनका घर? तिलक जी एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी अपने विषय है, मामले हैं। राहुल जी क्या बोलते हैं, राहुल जी क्या करते हैं, सर आप और तो उनकी इनको पार्टी कह रहे क्या थे कि कर रही आज है, हमारे पूरे साथ- हरियाणा को पता है। और आप आज तो इनको हरियाणा मुख्यमंत्री क्या बनाने पे स्थिति लगे है, हुए थे। विपक्ष का काम जो कांग्रेस कर रही थी पूर्व में, उसने क्या किया? देखिए, जिस तरह से जातियों की राजनीति की गणित पे कांग्रेस हरियाणा साधने की कोशिश कर रही है, नहीं, दुबे जी, एक मिनट, एक करके, दिखा रहा है कि वो दुबे जी। असफल हो गई है। दुबे जी, असफल हो गई है। दुबे जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप तो इनका घर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे ना। राहुल गांधी ने तो आपकी रणनीति फेल कर दी इस हिसाब से। अरे तिलक जी, जो पहले से ही टूटे हुए हैं, पहले से ही फूटे हुए हैं, है ना, उनको कैसे आप जोड़ सकते हैं? कभी काट की हाड़ी चढ़ती है क्या? जो वैचारिक तौर पे मनमुटाव, मनभेद पूरे हरियाणा में कांग्रेस के लोगों में आपस में दिखा, नेतृत्व में दिखा, तब कहीं करोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ के एक समृद्ध कांग्रेस बनाने की कोशिश हो रही है। तो ये कांग्रेस इस के तस्वीर पास का आज मायने नहीं कांग्रेस है। नेता विहीन है। पूछिए ना कौन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा, तो आप आपका कौन होगा? हमारे पास तो हमारा मुख्यमंत्री है। कौन प्रदेश में वर्तमान में? कौन अभी जो है वर्तमान में नहीं, वही कौन होगा मुख्यमंत्री? उनके बताइए ना। नेतृत्व से चुनाव लड़ रहे हैं, जीत के आएंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं तो कह तो रहा हूं अभी वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री नहीं, वर्तमान में तो ठीक है, दोबारा आपके- जीत के आएंगे। चुनाव जीत के आओगे तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? अरे अभी मुख्यमंत्री है सरकार, हमारे पास अपना मुख्यमंत्री है, उनके पास कौन सा मुख्यमंत्री का एक चेहरा मिनट, कौन वरुण जी, बनेगा? वरुण जी, अभी नहीं, एक आज मिनट। उनको जातियों में खेलना पड़ रहा है। एक मिनट, दुबे जी, आप मुझे घुमाइए मत सर, मैं आपकी काबिलियत से वाकिफ हूं। मैंने पूछा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, आपने कहा वर्तमान में। मुझे मालूम है आप शब्दों के बहुत हैं, क्योंकि वकील भी हैं पेशे से, तो मुझे मालूम है शब्दों का बहुत बेहतर ज्ञान है आपको। मुख्यमंत्री कौन होगा, मेरा सवाल ये था। गूगल चुन के हमारे प्रतिनिधि तय करेंगे, लेकिन जो हमारे यहाँ के तो ये मुख्यमंत्री बोलिए ना हैं, सर वो कि हमारा भी मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री तय नहीं है, तो आप मुझे अरे बताइए। भैया, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है ना। सर सैनी जी को विधायकों ने चुना था, आप मुझे ये कह रहे हैं? तो बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री होता है वो विधायक दल का नेता ही होता है। विधायक चावला जी विधायक दल का नेता ही सर, मुख्यमंत्री 9 होता साल है। 118 पावर है उसको मिला 9 होता है। साल सर 9 साल 118 दिन माननीय खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे, उनको हटा दिया, तो विधायकों ने हटाया था उनको, आप मुझे ये कह रहे हैं? और विधायकों ने तय किया कि सैनी जी रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, आप मुझे उलझाइए नहीं इन विषय में। सर, मैं हरियाणा क्यों उलझा रहा हूं? प्रदेश आप की मुझे जो उलझा रहे हैं। वर्तमान वस्तु स्थिति है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से असफल है। वहां जीत के लिए वो बड़ी बड़ी सपने देख रही है, जातियों गणित को साधने की कोशिश कर रही है, और उसको मिल रहा है ठेंगा। हाँ, ठेंगा जिसको कहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पुनः आ रही है। और आपको बताएं, सीएम सैनी साहब ही होंगे ना? बिल्कुल होंगे। हाँ, तो सर मैं यही पूछ रहा था, आप इतना आपने कहा नहीं, विधायक करेंगे। आप विषय को विषयांतर लेके चले गए थे ना तिलक जी। अच्छा, मैं विषय को विषयांतर कर रहा हूं। बिल्कुल। अच्छा, तो सर आपने उनका पूछा सीएम चेहरा कौन होगा, मैंने आपसे पूछ लिया, आप कह रहे हैं कि इसलिए उनसे विषयांतर पूछा कि उनके पास कोई नेतृत्व ही नहीं है, नेता ही नहीं है, आपस की लड़ाई है। पूरे हरियाणा ने, पूरे देश के लोगों ने देखा कि हरियाणा में कांग्रेस क्या क्या कर रही, क्या क्या गुल खिला रही है। हाँ, ठीक। आप रजा साहब जुड़ गए हैं? रजा साहब नहीं जुड़ पाए, लेकिन वरुण मिश्रा जी वो कह रहे हैं चेहरा तो बताओ, ये हाथ मिले हैं, दिल नहीं मिले हैं, ये सिर्फ फोटो खिंचवाने तक की बात है। और राहुल गांधी ने फोटो खिंचवाई, बात खत्म। शैलजा और हुड्डा दोनों अलग अलग हैं, वो दुबे जी यही समझा रहे हैं। नहीं, दुबे को अपना देखने की ज्यादा जरूरत है। कल ही भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने शासित किए हैं, उसमें कोई एक मिनिस्टर भी रहे। और मैं दुबे बात से शुरू करता हूँ। इन्होंने कहा कि इसने उत्तर प्रदेश को दिया क्या, ब्राह्मणों को क्या दिया करने। इनको जानकारी नहीं, इनका हुम्मत बहुत कमजोर है। उत्तर प्रदेश को जो 5-6 ब्राह्मण मंत्री मिले, वो सिर्फ एक ही पार्टी
क्या उसका नाम कांग्रेस है, ये अपने घर जाकर उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, फिर आएंगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमारे पास नेता नहीं, नेता विहीन पार्टी है। तो भैया नेता तो आपके पास नहीं है, नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा दूसरा नेता पूछने लगे तो बता ही नहीं पाए। कौन है सीएम फेस आपका? गूगल करने पर तो मिल रहा है। वरुण जी, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ विषय से विषयांतर करना। माननीय वरुण मिश्रा जी, सीएम फेस कौन है आपका हरियाणा में? देखिए ऐसा सीएम फेस ऐसे बता के नहीं थे। सीएम फेस सरकार जितने दिन के चुनाव विधायक दल की बैठक होगी उसमें तय किया जाएगा। तो आपके यहाँ भी विधायक तय करते हैं? निश्चित रूप से तय कर। मैं उदाहरण दे दूं आपको? नहीं, आप उदाहरण दीजिए, उससे फर्क नहीं। तो आप ये मत बोलो ना कि विधायक तय करते हैं। आप बोलिए 10 जनपद से तय होता है, बात खत्म। हमारे यहाँ वो रबर स्टैंप वाला मामला नहीं है। ये वाला नहीं कि न खाता न भाई, मोदी जो कहते हैं नहीं, खाता ना भाई, ये तो केसरी जी ने कहा था। खाता ना भाई, जो केसरी का है वही सही। नहीं, हमारे नहीं है। मैं आपसे इतना जानना चाह रहा हूँ, मोदी जी जो कहते वही सही। मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि एक तरफ शैलजा, एक तरफ हुड्डा, राहुल गांधी को ये मंच से संदेश क्यों देना पड़ा कि जबरदस्ती वो हाथ मिला रहे हो? जैसे नहीं, आपको जबरदस्ती हाथ मिलाते मंच पर अभिवादन, एकजुटता का कार्यक्रम में देना होता है, उस संदेश के लिए फोटो खिंचाई जाती है। न आपको एतराज करते, न मुझे एतराज है, न किसी और मित्र को होना चाहिए। ये एक परंपरा है, इसका पालन करते हैं सभी लोग, हर मीटिंग में होता है, ये कोई नहीं। ठीक। तिवारी जी, आपको क्या लगता है कि हरियाणा की सियासत में क्या होने वाला है? देखिए, हरियाणा की सियासत में जो भाजपा ने जितना बोया है उसी को काटने वाली है। नंबर 1, किसान उससे नाराज, पहलवान उससे नाराज, और तो और अब योगी जी जा रहे हैं हरियाणा, तो ब्राह्मण विरोधी चेहरा है योगी जी का, स्पष्ट रूप से दलित विरोधी चेहरा है, पिछड़ा विरोधी चेहरा है, उससे और बंटाधार हो जाएगा। अशोक जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं। तिवारी जी, तिवारी जी, जैसे राहुल गांधी ने आपके मुद्दे को हाईजैक किया, वो जातिगत जनगणना वाले मुद्दे को, और वो वहां पर भी उस मुद्दे को उठा रहे हैं। ठीक, मुद्दा आपका था, मैं जानता हूं। सबसे पहले अखिलेश यादव खुल के सामने आए थे इस मुद्दे को लेकर, और फिर राहुल गांधी ने उस मुद्दे को हाईजैक कर लिया। अब कहा जा रहा है कि ये मुद्दा हो गया राहुल गांधी का, लेकिन मुद्दा किसी का नहीं है, तो मुद्दा किसी का होता है, मुद्दा किसी एक का नहीं होता। तिवारी जी, ठीक है, वो नारों में अच्छा लगता है, लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, ये पीडीए वाला जो फॉर्मूला था आपका, आपको नहीं लगता कि अगर हरियाणा चुनाव में अखिलेश यादव भी कहते कि नहीं पीडीए पीडीए पीडीए, तुम्हारी जात तुम्हारी जात तुम्हारी जात क्या है, तो वो खुद ज्यादा असर पड़ता? देखिए, ये विषय नहीं है। क्यों? आज का जो विषय है चुनाव में, देखिए आज का जो विषय है वो पीडीए, जहां भी इंडिया गठबंधन है, अखिलेश जी वहीं होते हैं जहां इंडिया गठबंधन होता है। और हम चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं, यह अलग विषय है। अच्छा। लेकिन हमारा वोट वहीं जाता है जहां पर इंडिया गठबंधन होता है। अच्छा। जहां कांग्रेस लड़ रही है वहां हमारा पीडीए का वोट। तो मायावती अगर वहां पे चुनाव प्रचार कर सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं, तो आपको नहीं लगता कि हरियाणा में आप लोगों को भी कुछ जोर लगाना चाहिए था? जी, देखिए, जो होना चाहिए था वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बखूबी जानते हैं, बखूबी समझते हैं। नहीं, तो पीडीए यूपी तक तो सीमित नहीं है ना आपका, कि यूपी तक पीडीए करोगे? नहीं, पूरा ऑल इंडिया है। हाँ, ऑल इंडिया हमारा मुद्दा है। तो वो पीडीए हरियाणा में भी है, मैं तभी कह रहा हूँ, वो पीडीए हरियाणा में भी है। बिल्कुल है। हाँ, उनका नाम कांग्रेस को मिल रहा है। नहीं, कैसे मिल रहा है? आप कैसे याद तो दिलाओगे ना, जैसे पत्रकारों से पूछते पकड़ के तुम्हारी जात क्या है, पहले जात बताओ फिर सवाल पूछना। आप क्या बात करते हैं सर? पूछा है। अरे हंसी मजाक में कुछ कह देना अलग बात होती है। हंसी मजाक में जात पूछते हो? अरे कुछ भी हंसी मजाक में आपस की बात होती है, आपस की बात में कुछ भी बात की जा सकती है। अच्छा जी। तो मतलब तिवारी जी अगर कोई पकड़ के आपसे ये पूछे कि तुम्हारी जात क्या है, फिर सवाल पूछो, तो आपको अच्छा लगेगा? देखिए, ये विषय नहीं है ना, मैंने कहा कि आपका विषय आज का नहीं है। अच्छा, ठीक जी, विषय आज का नहीं। रजा साहब जुड़े क्या? रजा साहब कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मैं एक बात, संदीप दुबे जी, ये सियासी जंग तो अपनी जगह ठीक है, वाजिब है, लेकिन इन सियासी जंग के भीतर कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सवाल फिजाओं में गूंज रहे हैं। एक और तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा।
हाल ही में बुलडोजर को लेकर खूब चर्चाएं हुई, कोर्ट की चौखट तक मामला पहुंचा और हमेशा आप पे आरोप लगे कि आपने बुलडोजर का राजनीतिक इस्तेमाल किया। लगे ना संदीप दुबे जी कि आपने राजनीतिक इस्तेमाल किया बुलडोजर का, और यह राजनीतिक इस्तेमाल हरियाणा के चुनाव में भी हो रहा है। मैं हरियाणा के चुनाव की कुछ तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जब हरियाणा पहुंचे फरीदाबाद, तो मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें आप फरीदाबाद हरियाणा की देख रहे हैं, जहां बुलडोजर से स्वागत किया गया सीएम धामी का, फूलों की वर्षा। आप देख सकते हैं कतार में बुलडोजर दिखाई दे रहे होंगे आपको, 1 2 3 4 कतार में बकायदा बुलडोजर खड़े किए गए और फरीदाबाद में उनका स्वागत कुछ इस अंदाज में किया गया। ये सीएम धामी के काफिले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया एक राजनीतिक सिंबल के तौर पर। संदीप दुबे जी प्लीज स्क्रीन पर। संदीप दुबे जी कर रहे हो ना बुलडोजर का राजनीतिक इस्तेमाल? आप आवाज आ रही है आपको? जी, मैंने कहा राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हो ना बुलडोजर का? तिलक जी देखिए, भारत में सहज स्वीकार करना पड़ेगा, यहाँ परसेप्शन की पॉलिटिक्स है, और ये परसेप्शन की पॉलिटिक्स है। तो बुलडोजर उत्तर प्रदेश में इस बात का सूचक है कि अपराधियों पे कैसे नकेल कसा जाए। जो गलत लोग हैं, जो गलत तरीके से काम करते हैं, उन पे कैसे नकेल कसा जाए। और इसका सबसे बड़ा श्रेय मीडिया के लोगों को ही जाता है। मीडिया के लोगों ने आज देश में, अभी चले आइए, दिल्ली के अंदर भी बुलडोजर चलता है। अगर पीओ हो गया, डिक्लेयर हो गया, अपराधी फरार हो गया, नहीं आता है, 82 की प्रोसीडिंग चलती है, फिर भी नहीं अपीयर होता है, इश्तेहार दिया जाता है, नहीं अपीयर होता है, उसके घर में बुलडोजर पहुंच जाता है पूरे देश में। तो संदीप उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध कम हुए, अपराधियों पे नकेल कसा गया, और उसमें सबकी मैं कहता हूँ, पुलिस ने बेहतर काम किए, न्यायपालिका ने अच्छा काम किया, जो अच्छे ऑर्डर दिए उसका पालन हुआ। तो बुलडोजर, आप लोगों ने बुलडोजर को इस तरह से पेश किया कि अन्याय के खिलाफ बुलडोजर आ जाता है बाबा, ये सही है। आज की डेट में लोगों के अंदर है कि अगर कुछ गलत हुआ तो बुलडोजर चलेगा उन पे, इस डर से भी गलती करने से। यानी ये बात आप स्वीकार कर रहे हैं कि बुलडोजर का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं आप? हम नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक तौर पे बुलडोजर ये प्रतिबिंब हो गया है कि जो गलत करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्या तो कोई भी हो, किसी जाति धर्म का हो, मजहब। क्या एक उदाहरण जहां बीजेपी नेता के यहां पर बुलडोजर चलाओ? बहुत से, आप जाइए एक जिला देख लीजिए, हर जिले में आपको 10 लोग मिल जाएंगे। जो भी अपराधी है, अपराध करता है, वो राजनीति और पार्टी देख के बुलडोजर नहीं चलती थी। आप समाजवादियों की तरह कब हो गए कांग्रेसियों की तरफ? यादव जी के घर ही बुलडोजर चल रहा है, कुछ भाइयों के घर ही बुलडोजर चल रहा है, पूछूं तो आप कहते हो के घर बुलडोजर चल रहा है, पंडित जी के घर बुलडोजर चल रहा है। ये वरुण जी कहते हैं अच्छा लगता है, अशोक जी को कहेंगे अच्छा लगेगा। बुलडोजर जाति देख के नहीं चलता, जो अपराधी है उसके खिलाफ जरूर चलता है। अशोक तिवारी जी, पुलिस चलाती है। जी देखिए, भाजपा के प्रवक्ता अधिकृत प्रवक्ता है, क्या है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसी बात कह रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय में भाजपा ने हलफनामा दिया है कि विभिन्न कार्रवाई अलग होती है, अवैध कब्जे पर होती है, और अपराधी की कार्रवाई अलग होती है। अपराधियों को कोई मतलब ही नहीं है। अशोक जी नहीं है, जो कहा मैं भी बताऊं, और सर्वोच्च न्यायालय का गाइडलाइन है, दोनों अलग अलग बातें हैं। कोई अपराध करता है उसको अपराध का दंड दिया जाए दोषी साबित होने पर, और ये कार्रवाई जो है, जब अपराधी फरार हो जाए, मिले ही नहीं, आए ही नहीं, नोटिस दिया आदेश तो न्यायपालिका करती है ना, न्यायपालिका के बुलडोजर चलता है। ये कितना गलत है, तो काम क्या है, उसका राजनीतिकरण मत करिए, राजनीतिक स्वरूप मत दीजिए। गलत करेगा, गलत जो भी होगा, न्यायपालिका जो आदेश करेगी उसका पालन होगा। कोर्ट की गार्ड अगर न्यायपालिका कहती है इसका घर जाएगा नहीं है, अपराधी डर के मारे थाने पहुंच जा रहे हैं, मुझे गिरफ्तार नहीं कर रहा है, ये डर है, ये भय है, अपराध कम हो रहा है, अपराधियों को भी हुआ है। आप उत्तर प्रदेश क्या करते थे, होता था, रजा साहब जुड़ गए, करने का करने मत दीजिए। रजा साहब का ऑडियो, अब रजा साहब का ऑडियो रहेगा, एक मिनट, रजा साहब जुड़ गए। रजा साहब मेरा ऑडियो आ रहा है आपको?
जी बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। जी रजा साहब आपका ऑडियो, 1 मिनट तिवारी जी, 1 मिनट। रजा साहब क्या दिखाई दे रहा है हरियाणा की तस्वीर आपको? यहां जात की बात होने लगी, यहां मुद्दों की बात हो रही थी, जय जवान जय किसान है, जय पहलवान, अब बात हो रही है कि तुम बताओ ब्राह्मण हो कि नहीं हो, इस टाइप का मामला आ गया। देखिए ऐसा है कि हरियाणा के चुनाव में 3 जो है वो लीडर्स जो है वो कहीं न कहीं सीएम की दौड़ में है। हुड्डा जी तो वही हैं और दूसरे जो है शैलजा जी भी आगे पीछे हैं, पुरानी लीडर हैं। और जो है ये आपके जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, क्योंकि हरियाणा में सबसे कम उम्र के जो मिनिस्टर बने हैं, आप समझिए 3 जून 1967 को पैदा होने वाले सुरजेवाला जी 57 वर्षीय, ये सबसे कम उम्र के जो है वहां मंत्री बने हैं। और 1996 में 2005 में इन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को हराया है। तो अब इनको भी जरा से हरियाणा में जरा से ऊपर उठ के आना था सुरजेवाला को, क्योंकि शैलजा की बहुत दिन से बात चल रही थी कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई तुम फलाने वर्ग की नेता हो, कांग्रेस तुम्हें पूछ नहीं रही है। और अभी देखिए प्रियंका गांधी के बगल बिल्कुल जो है शैलजा जी बैठी रही और उन्हें स्पीच भी दिया, और सुरजेवाला को लगा तो कुछ होना चाहिए हमारा भी। जबकि आप देखिए कि ब्राह्मण सम्मेलन में जो एक स्वर सम्मेलन हुआ ब्राह्मण समाज का, उसमें उन्होंने कहा मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ सुरजेवाला जी से बड़े अदब से कि जहाँ जाट 22% है, दलित 21% है, ओबीसी 30% है, ब्राह्मण 8% है, पंजाबी 8% है, वैश्य 50% है और राजपूत 3.5% है और मुसलमान 3.5% है। ब्राह्मण खाली 8% है 22 जिले में, जो हरियाणा में 90 सीट के चुनाव हो रहे हैं। अब आप 2024 का चुनाव ले लीजिए, मेरे एक सेकंड में बात करके मैं निकल रहा हूँ। 2024 के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में 10 लोकसभा की सीट थी। बीजेपी ने 2 जाट, 2 ब्राह्मण, 2 दलित, 1 गुर्जर, 1 अहीर, 1 वैश्य, 1 पंजाबी को दिया टिकट। कांग्रेस ने 2 जाट को दिया और 1 ब्राह्मण को दिया। बड़े ब्राह्मण के मोहब्बती थे आप, बात तो बिल्कुल सही कही आपने। आए हैं तो 1 टिकट खाली आपने 10 लोकसभा में ब्राह्मण को दिया, बीजेपी ने 2 दिया। इन लेलों ने जो है वो 2 ब्राह्मण को दिया, 4 जो है जाट को दिया और जो है 1 मराठा को दिया। और जेजेपी ने जो है 5 जाट को दिया, 2 दलित को दिया, 2 अहीर को दिया और 1 तो यानी कुल मिलाकर ये ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं, ये मोहब्बत जो है ये ऊपर की अंदर कुछ और है। ये कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण कार्ड इनका सक्सेस कहाँ हो पा रहा है? वरुण जी जवाब देंगे रजा साहब की बात का? वो कह रहे हैं कि दिखावा है, ब्राह्मण प्रेम आपका जो है वो सिर्फ दिखावे का प्रेम है, ब्राह्मण प्रेम, जो रजा साहब समझा रहे। जवाब दीजिए रजा साहब की बात का प्लीज। वरुण जी का ऑडियो। मैं इसके लिए आपको बता देता हूँ कि आपने पत्रकार को आखिरकार कर दिया। जहाँ तक राजस्थान के आरोपों की बात है और जहाँ तक की बात है, ब्राह्मण सम्मेलन में निश्चित रूप से वरुण जी अब आपके ऑडियो में दिक्कत आ गई है। ब्राह्मण सम्मेलन में ब्राह्मणों की ही बात होगी। ब्राह्मणों के सम्मेलन में अगर आप सोचे किसी और की बात नहीं, शायद रजा साहब वो इंदिरा गांधी का नारा याद दिला रहे, जात पर ना बात पर, इंदिरा गांधी की बात पर मोर लोगों ने कहा था ना, हमने कुछ कह दिया। वरुण जी अब आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही, इसलिए मुझे कहा जा रहा, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही। रजा साहब आप देखिए लोकसभा में 2024 का लोकसभा चुनाव में हरियाणा में जो है वो 2 टिकट जो ब्राह्मण को दिया, वो बीजेपी ने सोनीपत से और रोहतक से मोहनलाल बड़ोली को और डॉक्टर अरविंद शर्मा को दिया रोहतक से और सोनीपत से मोहनलाल बड़ोली को। अरविंद शर्मा 3 बार के एमपी रहे हैं। तो आप देखिए 2019 में लोकसभा में जो है बीजेपी के ब्राह्मण उम्मीदवार रमेश चंद्र कौशिक और वहाँ हरियाणा के जो हैवी वेट लीडर है भूपेंद्र हुड्डा को 1.5 लाख से ज्यादा वोट से हराया था। आप समझिए, तो ब्राह्मण इनके दोनों के दोनों जीत गए। एक जो है खाली वहाँ जो है कांग्रेस ने 1 ही दिया। ब्राह्मण अगर प्रेम था तो 2 में आप लगाना चाहिए, 2 एमपी आपने नहीं लड़ाया। और आप बात फिर चुनाव हो रहा है हरियाणा का, बात उत्तर प्रदेश की आ जाती है। अरे उनकी भाई जो है योगी जी फलाना और ढमका। योगी जी एक बहुत महत्वपूर्ण लीडर है उत्तर प्रदेश के, लोकप्रिय लीडर हैं, वो अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं। अब ये इंगित करना जब लोकसभा का चुनाव था तब सुरजेवाला जी कहाँ गए थे? ये क्यों नहीं स्लोगन लेके आए थे? हरियाणा में चल रहा है चुनाव, वहाँ जवाब दीजिए। 8% वोट है ब्राह्मण, और ब्राह्मण को आप अगर टिकट देते ये रजा साहब
किस हैसियत से डिबेट में शामिल है मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, हैसियत का क्या मतलब होता है वरुण जी? नहीं, मैं किस तरह से इनको हैसियत, अगर कोई पत्रकार आपसे अगर सवाल पूछ ले तो हैसियत पूछने लगते हैं आप। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं रजा साहब का पूरा परिचय नहीं जान पाया, मैं इनका परिचय जानना सर आपको समझ, उन्होंने बतौर पत्रकार अपनी बात को रखा, आप उनकी हैसियत पूछेंगे? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरे शब्द में हो सकता है कुछ गलती हो गई हो। मैंने ये पूछा कि किस तरफ से है, ये पत्रकार है या फिर किसी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता है या कोई राजनीतिक विश्लेषक? सर गजब की थ्योरी देने लगते हैं आप लोग। अरे मैं जानना चाह रहा हूँ, मुझे जानने का आपके सामने उन्होंने कुछ फैक्ट रखे, उसका जवाब भी दिया। मुझे पता ही नहीं मेरे साथ कौन डिबेट कर रहा है, मैं उसका जवाब क्या दूंगा? रजा साहब, मुझे पता तो चल जाए रजा साहब कौन है। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। अच्छा, हाँ तो सुनिए अब रजा साहब ने कहा कि वो हरियाणा का चुनाव है, उत्तर प्रदेश की क्या जरूरत है? क्यों नहीं जरूरत है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हरियाणा में जाकर उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम है की बात कहेगा, कश्मीर में जाकर कहेगा कि उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो गया है, तो उसके अपने प्रदेश की चर्चा नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों पर बेइंतहा अत्याचार हुए हैं, ये किसी से छुपे नहीं है, ये सब जानते हैं। हमारे जनपद का घनश्याम तिवारी हत्याकांड रहा हो, मेरठ का आनंद पांडे हत्याकांड रहा हो, प्रयागराज का त्रिपाठी जी का हत्याकांड रहा हो, सभी हत्याकांडों में जिस तरह से योगी जी ने जातीयता का प्रेम दिखाया है, रजा साहब कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। नहीं, मुद्दों से भटकने की क्या बात है? अगर आप बात करोगे कि उत्तर प्रदेश की बात वहां क्यों आ रही है, रजा साहब जल्दी से। रजा साहब, उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है तो ये तो वहां कहा ही जाएगा। बहुत कहा तो आपने 2 टिकट क्यों नहीं दिया लोकसभा में? आप भी 2 दे देते, क्यों नहीं दिया? क्यों आपने वो कर दिया? अगर ब्राह्मणों का प्रेम है, उत्तर प्रदेश में आप कितने ब्राह्मण मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ाए आपको पता है? तो ब्राह्मण अगर प्रेम है तो ब्राह्मण प्रेम अच्छे तरीके से दिखाइए कि हाँ भाई कांग्रेस हमने भी 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिया। तो ये अगर ब्राह्मण नहीं है रजा साहब, हमारे उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण है कि नहीं है? आप सुन लीजिए, हिस्सेदारी की बात आप कर रहे हैं ना कांग्रेस में ब्राह्मणों की, तो सुनिए चुनावों में नहीं होता ब्राह्मण ही है हमारे यहाँ। हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी ब्राह्मण, हमारे यहाँ अविनाश पांडे जी प्रभारी है, महासचिव है, वो भी ब्राह्मण। और मैं आपको बताऊं, मैं सबसे कम उम्र का नगर पालिका चेयरमैन का कैंडिडेट मुझे कांग्रेस पार्टी ने बनाया। क्या बात आप करें, ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी अगर आज भी किसी पार्टी में है तो वो कांग्रेस में है। आप देख लीजिए, और ब्राह्मणों के मुद्दे पर भाजपा के तमाम ब्राह्मण नेता है। ठीक, आप दुबे जी रहेंगे, देख रहे हो ना सर, ये है पीडीए की सच्चाई। ये ब्राह्मणवाद सुना रहे हैं यहाँ पर। तिवारी जी आप मुस्कुराइए मत, ये ब्राह्मणवाद बता रहे हैं कि हम ही है ब्राह्मणों के हितैषी, और फिर आप बात करते हो पीडीए की। नहीं है, डंके की चोट पर है उसमें। नहीं तो पीडीए की बात करते हो ना, मैं तभी कह रहा हूं। इसका मतलब दोनों बातें अलग नहीं हो सकती। पीडीए समाज से अलग है क्या? अच्छा, या इंडिया गठबंधन से अलग है क्या? उसकी बात नहीं होनी चाहिए क्या? नहीं, आप लोग कह रहे हो आरक्षण, और फिर कह रहे हो ब्राह्मणवाद, और फिर कह रहे हो कि हम जात पर सियासत नहीं करते, मुद्दों पर सियासत करते हैं। आपने प्रतिनिधित्व की बात करी, रजा साहब ने प्रतिनिधित्व पर सवाल किया कि क्यों नहीं इतने टिकट। संदीप दुबे जी रहेंगे, एक मिनट। संदीप दुबे, संदीप दुबे कोई उधारी नहीं रखेगा, एक मिनट, एक सबका ऑडियो नीचे रहेगा। संदीप दुबे जी कोई उधारी नहीं रखेगा, सिर्फ आप रहेंगे और हम रहेंगे। मैं तो इस चर्चा को यहीं खत्म कर दूंगा। हरियाणा में आप कह रहे हो कि हमारे 10 साल में हमने भरपूर काम किया, ठीक। हरियाणा के 5 ऐसे काम गिनवा दीजिए जिससे वजह से हम कहें कि भैया आप सत्ता में, सिर्फ 5 काम। तिलक जी देखिए, किसानों को लेके जो हमने एमएसपी वहां निर्धारित करी, दूसरा महिलाओं को लेके एमएसपी मिल रही है किसानों को। हाँ, अब मेरी बात पूरा हो जाएगी। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, एमएसपी मिल रही है किसानों को। सरकार और सैनी जी की सरकार ने जो काम किया सर, एमएसपी बता दीजिए मिल रही है किसानों को। तीसरी जो सबसे बड़ी बात, मेरी बात पूरा हो जाने दीजिए। सर एमएसपी मिल रही है तो मैं आपसे पूछूंगा नहीं आगे, मिल रही है आपकी बात? बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है। दूसरा काम सुन लीजिए पूरा। दूसरा काम, हर फसलों के दाम निर्धारित हुए, किसानों के सर कई ऐसी फसलें हैं जिससे एमएसपी आप दे रहे हो, हरियाणा में कहीं नहीं जा रही। सरकार ने मिलकर हरियाणा को समृद्ध बनाने का काम किया। सर अगर इतनी हमने पूरे होते ना, आज कांग्रेस को जातियों के गणित बिठाने की जरूरत नहीं होती। सर दूसरा काम, चावला जी मैं सुनिए, कांग्रेस का दिक्कत क्या है? कांग्रेस भी रिजवी जी के
समर्थन में रहते हैं, लेकिन रिजवी भी उनसे गायब हो जाते हैं। सर, दूसरा काम, कांग्रेस के लोग ब्राह्मणों के समर्थन में होते हैं, ब्राह्मण ही कांग्रेस को अपना नहीं मानते। संदीप दुबे सर, दूसरा काम, जो सोच का प्रतिफल है कि आज कांग्रेस विहीन पूरा देश है, और कांग्रेस के नेता अभी सर भी कितने ने स्कूल खोले, कितने ने शिक्षण संस्थान खोले, ब्राह्मणों का उन्होंने भला कर दिया, अभी कहेंगे मुसलमानों का भला कर दिया, कुछ समय में यादवों का भला कर दिया। संदीप दुबे दूसरा भला काम करते करते कब इस देश के साथ छल कर देते हैं, ये इनको पता ही संदीप नहीं। दुबे जी सर, दूसरा काम संदीप सर, दूसरा काम, पहला काम बता, आप हम हमसे क्या पूछना चाहते हैं? आप मैं पूछना चाह रहा हूं कि 5 नहीं सर, कम से कम 3 गिनवा दीजिए। सर, पांचों काम तो आपने आपको गिनवाया, पांचों हो गए। महिला, युवा, किसान। सर नारों में नहीं पूछ रहा, आपने कितने शिक्षण संस्थान खोले, कितनी नई फैक्ट्रियां खोली, कितना आखिरकार सड़कों का विस्तार हुआ, बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया, किसानों को सर ये हरियाणा बेरोजगारी में नंबर क्यों हो गया था? कैसे दुगुनी हो, नई कृषि नीति के हिसाब से वहां के किसानों को हमने समृद्ध बनाया। सरकारी पद क्यों खाली पड़े हुए सर? सरकारी पद आप जाके कांग्रेस के याराना पूंजीवाद से पूछिए 1991 में आप रहे तो कांग्रेस से कैसे आई थी। आज संविदा पे ही नौकरी है, और ये स्वीकार करिए कि सरकारें नौकरी दे पाने में पूर्णतः सफल नहीं है। पूरे देश की कोई मतलब सरकार, आप नौकरी नहीं कांग्रेस देंगे? की हो, सपा की हो, बसपा की हो, जब से इस देश में याराना पूंजीवाद आया, सबसे ज्यादा नुकसान सरकारी नौकरियों को हुआ। हर जगह प्राइवेटाइजेशन है, सहज स्वीकार, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर जगह जो भी पद थे, रिक्त पद थे, उसको भरने के लिए अपना कार्य कुशलता आप 5 काम नहीं गिनवा पाए। लेकिन एक बात दुबे जी एक बात चलते चलते, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। खैर कांग्रेस ने क्यों नहीं इस मुद्दे को, क्योंकि राहुल गांधी ने भी उठाया मन से, तो मुझे लगा कि चुनावी असर तो है इस मुद्दे का, उससे कैसे आप लोग हैंडल करेंगे? ये जो ओपीएस का, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा है ना मुद्दा? ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है ही नहीं। सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है, और हम सबके अभी पूरे देश में क्या हो रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम मुद्दा ही नहीं है सर। परिस्थिति है या प्रदेशों की परिस्थिति है, हम बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए हमने उनके मेडिकल की जिम्मेदारी से सरकार ने किसी तरह की दिक्कत न हो उसको। आप ये कह रहे हो ओल्ड पेंशन स्कीम कोई मुद्दा नहीं है देश, राष्ट्रीय नीति लेके आई है, और हरियाणा के भी प्रदेश में जो भी रिटायर्ड लोग हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हरियाणा सरकार की। अच्छा, ओपीएस का मुद्दा नहीं है, एक मिनट अपने लोगों का ख्याल रख रही है। ओपीएस का मुद्दा नहीं है। बात आप विपक्ष की, तो विपक्ष का काम है। संदीप दुबे जी, मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं ओपीएस की बात कर रहा हूं। काम है अपना काम करना, ओपीएस की बात कर रहा हूं। अगर आप कह रहे हो ओपीएस मुद्दा नहीं है, तो एनपीएस हटा के यूपीएस क्यों लेकर आए आप? सर चुनाव कुछ लड़ने दीजिए, वहां हमारी सरकार बन रही है। सर मुद्दे की बात कर रहा हूं, आप चुनाव लड़ने को आपको चर्चा भी नहीं कर सकते। चुनाव रोक कौन रहा है? 1 मिनट सबका। आप तो है ही नहीं अशोक जी, वहाँ आप तो है ही नहीं, आप तो इंडी गठबंधन है। संदीप आप इंडी हो जाते हैं, सब अपनी पार्टी के नेतृत्व करने लगते हैं। कहीं का रोड़ा, विपक्ष ने जो भानुमती का कुनबा जोड़ा वो खुश है, और हरियाणा के अंदर हमारी सरकार बन रही। नहीं ठीक है, सरकार बनाइए, लेकिन ओपीएस वाला जो मुद्दा है वो आपको मुद्दा नहीं लगता? मुझे लगता है देश का हर मुद्दा जो विपक्ष उठाता है उसको बिल्कुल संजीदा के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार बिल्कुल विपक्ष का सम्मान करती है। लेकिन मैं आपको कह रहे हो मुद्दा नहीं है, तो फिर हम अपने सरकार में किए हुए कार्यों को लेकर जनता के बीच गए हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को लेकर हम जनता के बीच गए हैं। योगी जी का डंका बज रहा है, योगी जी जब जा रहे हैं, सवाल तो ले लीजिए, सम्मान मिल रहा है, उसका नतीजा है कि आज विपक्ष की ये घबराहट आपको देखने को मिल रही है। आप कह रहे हो ओपीएस मुद्दा नहीं है, तो फिर आप ओपीएस क्यों लेते हो? सर सरकार को तो काम करने दीजिए ना, आप सब कुछ दोनों चित्र भी देनी, पट भी देनी तो नहीं होगी ना, हर विषय को अपने हिसाब से। आप कह रहे हो कि आप ये राजनीति है, एनपीएस अच्छा यूपीएस, तो आप राजनीति है, मुझे घेरने की कोशिश मत करिए। राजनीति है, जनता के हित में जो भी फैसले होंगे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप कह रहे हो दवाई खा लो, वो कह रहे हैं दवाई नहीं अच्छी लग रही, मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, आप कह रहे हो नहीं मेरी कसम आपको वो दवाई खानी पड़ेगी। मैं आपसे वो पूछ रहा हूं, और फिर आप जो है ओपीएस की दवाई ले रहे हो क्यों?
ऐसा नहीं, सुनिए, नहीं ओपीएस ले रहे हो समाज का सभी वर्ग को साथ लेके अगर भारतीय जनता पार्टी चल रही है उससे दुख हो गया। सर, ये तो आप कौन से राष्ट्रवाद की बात कर रहे हो? आप ओपीएस ले रहे हो और बात करो राष्ट्रवाद। मैं व्यक्तिगत कभी हमला नहीं करता, आज पूरा समाज एक साथ खड़ा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। ठीक है संदीप दुबे जी, थैंक यू, थैंक यू। आप कह रहे हो ओपीएस मुद्दा नहीं है, अब देखते हैं क्या मुद्दा है क्या नहीं है। आप भी चावल क्रिएट करेंगे, वाह सर मैं तो सवाल कर रहा हूं। कम से कम नहीं है, आप तो समाज को जुड़े रहने दीजिए, समाज को तटस्थ रहने सर दीजिए। ओपीएस की बात करूंगा, इसमें समाज कहां अलग हो रहा है? और अगर ओपीएस से समाज अलग हो रहा है तो सबसे पहले आप लोगों को त्याग करना चाहिए ओपीएस का। कर दो, कर सकते हैं आप, कर दीजिए मांग इस मंच से कि हम ओपीएस नहीं लेना चाहते, बोल दीजिए आप। सरकार अपना फैसला अपने हिसाब से लेती है, हर सर सरकार नहीं बोल पाएंगे आप। गवर्नमेंट। थैंक यू। तो मुझे इतना ही कहना है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, करने ठीक सर, दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वरुण जी आपका भी, अशोक जी आपका भी, रजा जी आपका, संदीप दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जात की बात कर रही है यहां कांग्रेस, अब देखते हैं कि ये जात वाला कार्ड चल पाएगा या नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।